मोटापा को आमतौर से लोग एक समझते ही हैं कि वो बहुत ज़्यादा सेहतमंदी की अलामत होता है, जबकि मोटापा जो है वो अगर एक जिस्म में इजाफ़ी चर्बी को हम कहते हैं और इसको नापने के तरीके होते हैं। पहला तरीका बीएमआई कहलाता है और दूसरा वेस्ट सरकमफ्रेंस। अगर ये जिस्म में वज़न और चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो बहुत सारे सेहत से रिलेटेड मसाइल पैदा करता है। अब बीएमआई को कैसे नापा जाता है? इसमें एशियन के कट ऑफ्स अलग हैं और हम बाहर जो लोग रहते हैं यूरोपियन, उनके कट ऑफ्स अलग हैं। हाइट के मुकाबले में वज़न कितना होना चाहिए, आम अल्फाज में बीएमआई को समझने का ये तरीका है। एशियन के कट ऑफ्स ये हैं कि 18.5 से लेकर अगर आपका वज़न 22.9 के अंदर बीएमआई में आता है, दैट मीन्स कि आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो कमर का वेस्ट सरकमफ्रेंस है उसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बीएमआई को लेके बहुत सारी बात ये की जाती है कि उसके अंदर कुछ मसाइल भी हैं, कुछ जिसकी वजह से आपको अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस भी पता होना चाहिए। जैसे कि बीएमआई आपको बोन डेंसिटी है वो नहीं बताता, बॉडी में मसल मास कितना है वो नहीं बताता, मेल फीमेल को इसमें अलग अलग नहीं किया गया है, इसके साथ इसमें एज को अलग से नहीं देखा गया है। तो इसमें अभी कहा जाता है कि अगर जो पेट के इर्द गिर्द चर्बी होती है वह ज़्यादा सेहत के लिए ख़तरनाक होती है। अब वेस्ट सरकमफ्रेंस को कैसे नापा जाए? ये बहुत ही आसान तरीका होता है और ये हर घर में बैठा इंसान आराम से नाप सकता है। इसमें भी एशियन और यूरोपियन को अलग अलग तरीके से कट ऑफ्स बना दिए गए हैं। एशियन के कट ऑफ्स ये हैं कि फ़ीमेल्स की अगर वेस्ट सरकमफ्रेंस 31.5 इंच से ज़्यादा है तो वो हेल्थ के मसाइल का शिकार हो सकती है, और मेल्स की 35.5 इंच से ज़्यादा है तो ये आप अपने घर पे भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कमर का जो मोटापा होता है वो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल का सबब बनता है। अगर हम देखें कि WHO के डाटा के अकॉर्डिंगली तो पाकिस्तान में 58.9% जो है वो पाकिस्तान में ओवरवेट है और बाकी पाकिस्तान में 33% जो है वो ओबेसिटी के साथ हैं। अब आगे कोई रिसर्च होगी तो उसमें स्टैट्स चेंज भी हो सकते हैं। सेकंड बात यह है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में बच्चों में भी मोटापे की शरह बहुत बढ़ रही है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 लाख तक के बच्चे जो है वो आगे जाकर मतलब 2030 में ओबेसिटी का, मोटापे का शिकार हो जाएंगे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो हमें हर पैमाने, हर जगह पे अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। टाइप 2 डायबिटीज़ पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा फैलती जा रही है। पहले ज़माने के अंदर, पहले के टाइम्स में 45 ईयर्स के बाद ही ये आमतौर से ज़ाहिर होती थी, लेकिन अब तो ये मैं 12-14 साल के छोटे बच्चों में भी टाइप 2 देख रही हूँ। टाइप 2 की बहुत बड़ी वजह ओबेसिटी और ओवरवेट का होना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर की भी, हाइपरटेंशन की भी शरह बढ़ती जा रही है। तो हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि बहुत सारी सेहत के ऐसे मसले मसाइल पे वो काबू पा सकते हैं जो कि सिर्फ मोटापे की वजह से होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, लेकिन इसकी शरह इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा शरह हमारे यहाँ अनहेल्दी लाइफस्टाइल की है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप खा रहे हो आपकी चॉइसेस पुअर है, और सेकंड ये कि कैलोरीज यानी कि जितना आपकी खाने की ज़रूरत है उससे भी आप ज़्यादा ले रहे हो। और बहुत बड़ी वजह यह है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, आपका चलना फिरना नहीं है, आप कोई वर्जिश नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहने का काम होता है, फिर लोग घर आके भी टीवी के आगे बैठ जाते हैं, सेल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खाना ही इंटरटेनमेंट है। बाहर जाके बस जब होटलिंग करेंगे वही एक इंटरटेनमेंट है, प्लेग्राउंड्स नहीं है। तो ये सारे रीज़न्स जो हैं ये पाकिस्तान में मोटापे को बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी को बहुत आसान कर दिया है। दुनिया भर से जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं कि आप पूरे हफ्ते में 150 मिनट ज़रूर मॉडरेट एक्टिविटी करें। मॉडरेट एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपका सांस नॉर्मल से बढ़ा हुआ हो जब आप वॉक कर रहे हो, और साथ में हफ्ते में 3 दिन आपको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप कोई लाइट वेट उठाते हो या विदाउट वेट भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए। यानी हफ्ते में 3 दिन आपने 15 से 20 मिनट से उसके सेशन करने चाहिए। हेल्दी ईटिंग को समझने का बहुत आसान तरीका ये है कि हमारे 6 ग़िज़ाई ग्रुप होते हैं, जिसमें एक अनाज का ग्रुप होता है, एक फल का, सब्जियों का, दूध का, गोश्त, अंडे, दालों का और छठा तेल का। इसमें से आपने इन सारे ग्रुप्स में से हेल्दी चॉइसेस लेनी है और इनके पोर्शंस के ऊपर ध्यान रखना। जैसे कि अगर आप अनाज का ग्रुप खाते हैं तो उसमें से आपने हाई फाइबर रेशेदार अशिया का इंतखाब करना है, जैसे कि भूसी वाले आटे की रोटी हो गई। आप जो भी लेते हैं इसके अंदर से जितना भी अनाज खाते हैं उसमें देखें कि उसके अंदर भूसी ज़रूर जा रही हो। सफ़ेद आटे को जहाँ तक मुमकिन हो अवॉइड करें। सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं,
ठीक है, दूध दही का इस्तेमाल बढ़ाएं आप अपना, और अपनी डाइट के अंदर से 2 ग्रुप, बाकी डाइट को बैलेंस करने के बाद आप ये देखें कि आपका इम्बैलेंस तो नहीं है, जो हमारे ज़्यादातर होता है कि लोग रोटी चावल बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आप इन 2 ग्रुप को कम करें और अपने बाकी ग्रुप्स को बैलेंस कर लें, तो आपकी हेल्दी ईटिंग हो जाएगी। बच्चे की हेल्दी चॉइसेस बचपन से ही अच्छी उनको अंदर इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। जो बच्चों के जैसे कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद बच्चों को जब वो प्रॉपर खाना लग जाते हैं, तो उसके बाद उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह की चॉइसेस, उनको फ्रूट्स की तरफ, वेजिटेबल्स की तरफ उनको ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ से उसका पोर्शन वो ज़रूर लेते हों। इस बारे में यही है कि बिल्कुल छोटी एज से ही जब हो 3 साल 4 साल के बच्चे, फिर जब एडोलेसेंट वाली एज हो, तो उसमें ही स्कूल के लिए क्या लंच लेके जा रहे हैं, वहीं से ही आपको उनके ऊपर एक पेरेंट्स को एक चेक रखने की ज़रूरत है, और पूरी फैमिली को एक हेल्दी ईटिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप बच्चे को कहें कि फ्रूट खाओ और माँ बाप खुद भी वो अनहेल्दी फूड्स खाते हैं और साथ में वो स्कूल के लिए भी वो पैक कोई आइटम उसके उस लंच बॉक्स में रख देते हैं, तो वो बच्चा तो फिर वही वाली चीज़ों को अडॉप्ट करेगा ना। तो पेरेंट्स को खुद भी हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, लंचेस भी स्कूल के अंदर उनको हेल्दी देने चाहिए। थोड़ा बहुत वहाँ पे उनको कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई जिम हो या फिर कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को ये चाहिए कि जहाँ अगर हो तो वो स्टेयर्स का यूज़ ज़्यादा करें, कि वो कोई लिफ्ट्स यूज़ करते हैं इसकी जगह वो स्टेयर्स यूज़ करें। साथ में आपको थोड़ा ब्रेक दें, हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए हल्की फुल्की वॉकिंग कर लें। गाइडलाइंस में तो ये बात दी गई है कि उसका तरीका ये होता है कि बहुत देर तक एक सीट पे ना बैठे रहें, उसके अंदर ब्रेक्स लेकर आएँ, और साथ में वो अगर बस स्टॉप पे वो थोड़ा सा कहीं पर ऐसा है कि गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करके पैदल चले जाएँ। ये सारी छोटी छोटी से उनको स्टेप्स लेने चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं। पूरा दिन में कोशिश करें कि 15-20 मिनट ऐसे रखें कि जिसमें वो थोड़ा पैदल चलते हैं, लोग अपने स्टेप्स भी काउंट कर लेते हैं। ये सारे चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ों को मिला के उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्लीपिंग पे बात करना चाहूँगी। देखिए, लैक ऑफ स्लीप भी बहुत बड़ा रीज़न है वेट को गेन करने का। इसी तरह से बहुत सारी रिसर्चेस ने बात साबित की है कि जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं वो उनके अंदर मोटापा ज़्यादा देखा गया है। और ना सिर्फ मोटापा ज़्यादा होता है बल्कि वो अनहेल्दी ईटिंग भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। एक तो जागने की वजह से बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं, फिर कैफिनेटेड ड्रिंक में शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा उनका जा रहा होता है, तो ओवरऑल पूरे दिन में कैलोरी इंटेक भी उनका ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से वो ज़्यादातर चले जाते हैं ओवरवेट की ओबेसिटी की तरफ। तो रात में टाइम पे सोना और अपनी 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है।